जिनके स्नेह की डोर में बंध के मैं इस कार्यक्रम में आया, ऐसे पत्रिका समूह के संपादक, मौलिक चिंतक, कुशल संगठक, समाजसेवी, लेखक आदरणीय श्री गुलाब कोठारी जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, आज जिनको सम्मानित करने का काम जयपुर में हुआ है, ऐसे मेरे सभी पत्रकार साथीगण, बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम में आके और पुरस्कार देके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात से ऐतराज है कोठारी जी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरे आने की तिथि आपने तय करवा दी थी, और पत्रिका के किसी कार्यक्रम में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं। मैं सबसे पहले कुलिस साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। गीता की एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, बचपन से वो जो मैं पढ़ता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, सात्विक कार्यकर्ता कौन, अच्छा कार्यकर्ता कौन? तो उन्होंने कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो पत्रकारिता के शब्दों में अगर कहें तो निष्पक्ष, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ। मुक्त संगो, अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य, जिसको घमंड ना हो, और धृति मतलब धैर्य भी हो। नहीं पता चला कि कोई अभियान चला और आलोचनाएं शुरू हो गई, धैर्य जवाब दे गया। अभी हमारे कृष्णन जी जैसे मित्र जो यहाँ कह रहे थे, एक आग तो हो लेकिन आग के साथ धैर्यवान भी हो और उत्साह से भरे हुए। लोग दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास अगर आप जाओ किसी काम की बात करने तो हतोत्साहित कर देते, निराश कर देते, कहाँ लगे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इंडिया है, कभी सुधर ही नहीं सकता। उनके पास कोई जिंदा भी जाए तो मुर्दा करके वापस लौटा दें, उसका उत्साह और उसका मिट्टी में मिल जाए। लेकिन कुछ वो होते हैं जो मुर्दे में प्राण फूंक देते हैं, इसको कहते हैं उत्साह। कैसे नहीं होगा, मैं करके रहूंगा। और सिद्धि असिद्धि और निर्विकार है। कई बार हम किसी काम को प्रारंभ करते हैं, सफलता मिलती है, नहीं मिलती, सफलता मिले तो आसमान न छुए और ना मिले तो जमीन में ना गड़ जाए। ऐसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। और जितना कुलिस साहब के बारे में मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि कुलिस साहब सात्विक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पत्रिका जैसे समूह की स्थापना करने का काम किया। और उन्हीं काम को कोठारी साहब आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पत्रकारिता की स्थिति अगर हम देखें तो गर्व भी होता है, फक्र भी होता है, गौरव से भी भर जाते हैं। और कई बार अगर कुछ ऐसे भी मीडिया के मित्र हैं कि जिनको देख के मन में कष्ट भी होता है और परेशानी भी होती है। पत्रिका ने हमेशा नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन किया है। सचमुच मनुष्य क्या चाहता है, मैं जब ये सोचता हूँ तो पत्रिका को मैं एक अखबार नहीं पाता। वो केवल समाचार नहीं है, वो संस्कार भी है, वो विचार भी है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्यों है ये, तो मनुष्य दो चीजें चाहता है। एक जीना चाहता है, वो कोई मरना कभी नहीं चाहता। हमेशा हर एक व्यक्ति से पूछो तो वो और लंबी जिंदगी चाहता है। और दूसरा, जीना तो चाहता है लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, हर एक सुखी जीवन चाहता है। ये सुखी जीवन कैसे? कई विचारकों ने विचार किया, चिंतकों ने विचार किया। कई लोगों ने कहा सुखी जीवन का मतलब ये है कि भरपेट भोजन मिल जाए, पीने को पानी मिल जाए, चलने को गाड़ी मिल जाए, रहने को बंगला मिल जाए, अकूत धन दौलत और संपदा हो, तो इससे मनुष्य सुखी हो जाएगा। लेकिन हमारा चिंतन यहाँ से आगे बढ़ा और कई लोगों ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बात सही है कि शरीर जरूरी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन केवल शरीर से काम नहीं चलेगा। अगर मनुष्य को सुखी करना है तो मन का सुख भी चाहिए। अब ये मन का सुख क्या होता है? अगर हमारा कोई पुराना मित्र कई दिन के बाद अचानक मिल जाए तो हम गले से लग जाते हैं, और उस समय जो आनंद होता है उसको मन का सुख कहते हैं। तोतली आवाज में बात करते हुए अगर कोई बेटा अपनी माँ के पास गोद में पहुंच जाए तो माँ उसको सीने से जैसे लगा लेती है, और बेटे को सीने से लगा के जिस सुख का अनुभव माँ को होता है
उसको कहते हैं मन का सुख। मैं एक कार्यक्रम में कोठारी साहब गया था जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। मैं भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग का महामंत्री हुआ करता था। कार्यक्रम समाप्त हो गया, हम लोग एक धर्मशाला में कार्यक्रम था, वहाँ एक कमरे में लेटे हुए थे, ट्रेन में देर थी। इतने में ही हमारे कुछ नौजवान मित्र एक बुजुर्ग सज्जन को लेके मेरे पास आए और उनसे कहा कि आपके भाषण से बड़े प्रभावित है, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैं उठ के खड़ा हो गया, उनको आदर के साथ बैठाया। मैंने कहा बताइए। तो उनका बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात सही कह रहे हैं आप। बोले इस खराब हालत को देख के मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने कहा मैं भी बहुत व्यथित हूँ। फिर उन्होंने कहा इस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा मर गए ये तो कवि है। उस समय कविता सुनने का मूड मेरा नहीं था। मैंने अपने एक मित्र की तरफ इशारा किया कि आप इनको सुनाइए, ज्यादा समझते हो। तो उन्होंने लेटे लेटे का नहीं, आप तो शिवराज जी को ही सुनाए। अब उन्होंने कविता सुनाना प्रारंभ किया। कविता की पंक्तियां अगर कोई सुनाए तो हमको कहना पड़ता वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। मैं कोठारी जी के लिए नहीं कह रहा ये। अब मैं ये कहता जाऊं और मेरे पास पानी का गिलास था, एक एक घूंट पानी पीता जाऊं। अब वो कविता की पंक्तियां सुना रहे थे, मैं कह रहा था वाह क्या शब्द है और एक एक घूंट पानी पी रहा था। इतने में मेरी नजर अपने मित्र से मिल गई जो मुझे फंसा हुआ देख के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। मुझे ठसका लग गया। अब थोड़ी देर में जैसे तैसे सामान्य हुआ तो मुझे लगा बड़ी गलती हो गई, अभी बड़े नाराज होंगे। तो मैंने उनके सामने जाके दोनों हाथ जोड़ दिए और मैंने कहा बड़ी धृष्टता हो गई, मुझे क्षमा करना। कहले कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये जो अगली पंक्ति सुनाने का सुख है इसको कहते हैं मन का सुख। अगर मैंने कुछ लिखा है तो लोग सुन ले, मैंने कुछ बनाया है, पेंटिंग अगर की तो लोग देख ले। सचमुच में ये जो आप एक अंदर की जो इच्छा होती है जो मन को आनंदित करती है, तो मनुष्य को सुखी करने के लिए मन का सुख भी चाहिए। लेकिन यही नहीं, उनका नहीं, एक बुद्धि भी है, उसका सुख भी चाहिए। उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, देर हो जाएगी। लेकिन मैंने बचपन में साइंस का विद्यार्थी भी रहा हूँ। न्यूटन कहते हैं एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिरा। जब फल जमीन पे गिरा तो न्यूटन सोचने लगे हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। लोगों से पूछा उनने जो वहां से गुजर रहे थे कि भाई ये एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। बोले बताइए। हवा चली, फल टूटा, जमीन पे गिरा, जमीन पे क्यों गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहाँ जाता, ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों ने कहा ये तो गया काम से। अरे जमाने से देखते आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे गिरता है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, वो खोजते रहे और खोजते खोजते उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी में होती है खोज के निकाला। अब वो सिद्धांत खोज के जिस सुख का अनुभव न्यूटन को हुआ उसको बुद्धि का सुख कहते हैं। लेकिन चौथी चीज और है जिसको माने न माने, लेकिन अंदर एक चीज होती है जो हमें अच्छाई की दिशा में खींचती है। एक तड़फ अंदर होती है कि नहीं मैं कुछ अच्छा करूं। और मैं कई बार जब उसका विश्लेषण करता हूं, कोई आत्मा कहे ना कहे, लेकिन एक अंदर एक कोई चीज होती है। मैं जो हूं, मैं दो शिवराज हूं, एक अंदर का शिवराज, एक बाहर का शिवराज। बाहर का शिवराज गलत काम करने की दिशा में प्रेरित करने की कोशिश करता है, ले जाता है। लेकिन कोई भी मनुष्य जब कोई गलत काम करता है तो अंदर से एक बार जरूर आवाज आती, मत करिए, ठीक नहीं है, ये गलत है। कई बार अंदर की आवाज हम मान लेते हैं जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, तो गलत काम करने से रुक जाते हैं। और कई बार बाहर का हावी हो जाता है तो हम गलत काम कर लेते हैं। एक छोटी सी सत्य घटना है, वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। बचपन में मैं अपने गांव में नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे मैं गांव में रहता था। नर्मदा जी में बाढ़ आई, बारिश काफी हुई, तो बाढ़ का दृश्य हम लोग देख रहे थे किनारे पे खड़ा होके। जब तक नदी का पानी गांव में नहीं घुसता तो पानी देखने में बड़ा आनंद आता। पूरा गांव किनारे पे खड़ा था, शाम का समय था। एक बच्ची का पैर फिसला, अचानक नदी में गिर गई और बहने लगी। लोग चिल्लाए बचाओ बचाओ, लेकिन दौड़ा कोई नहीं। अचानक एक व्यक्ति दौड़ा और अपनी जान पे खेल के 1 किलोमीटर तक तैरते हुए उस बच्ची को बचा के लाया। उसको देखने की इच्छा सबकी थी कि ये है कौन। देखा तो वो उस इलाके का सबसे उस जमाने का प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुलाब। उसको देख के सब आश्चर्यचकित रह गए और उससे पूछा कि भाई आए क्यों थे। बोले आए तुम्हें सेंध लगाने था। फिर नदी में क्यों कूदे। बोले अब बच्ची बहने लगी और किसी ने इसको बचाने की कोशिश नहीं की तो मेरी आत्मा नहीं मानी, इसलिए मैं इसको बचाने कूद गया। तो बुरे से बुरे आदमी में भी एक कोई अच्छी चीज होती है। पूरी तौर पर मनुष्य सुखी तब होगा जब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का सुख उसे मिलेगा। और एक अखबार ये चारों सुख प्रदान करने का काम करता है, तो मैं मानता हूं वो है राजस्थान पत्रिका, जिसको मध्य प्रदेश में हम पत्रिका
के नाम से जानते हैं, क्योंकि केवल समाचार नहीं है। और इसलिए जब आपने निमंत्रण दिया तो कोठारी जी मैं यहाँ चला आया। आज मैं उन सब मित्रों को बधाई देता हूँ जिनको हमने पुरस्कृत करने का काम किया है। लेकिन मन में कई तरह की टीस भी रहती है। राजनीति में काम करते करते, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते भी, मुख्यमंत्री भी कई वर्षों से हूँ, कोशिश करते हैं ठीक दिशा में काम करें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें, लेकिन कई तरह की विघ्न बाधाएं ऐसी आती है कि जिसके कारण मन वेदना से और कष्ट से भर जाता है। कई बार मैं आज आपके सामने अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज आ रहा हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में व्यापक ओलावृष्टि हुई। 53,000 गांव में से 25,000 गांव तबाह और बर्बाद हो गए। किसान पूरी तरह से टूट गया। लेकिन अगर आप मीडिया को देखेंगे, मैं पत्रिका की बात नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश में छपा, लेकिन मीडिया में ऐसे समाचार कितना स्थान पाते हैं। दिल्ली में अगर कोई एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन भर दिखाता रहेगा, अब पुलिस पहुंच गई, अब पुलिस बात कर रही है, अब पुलिस जा रही है, अब पुलिस आ रही है। टीवी खोलो बस वही दिखाई देता है। मुझे लगता है कि उस दिल्ली के अलावा भी हिंदुस्तान है, दिल्ली के अलावा भी भारत है। राजनीतिक दलों के अलावा भी दूसरी समस्याएं। आज राजनीतिक दल फ्रंट पेज पे स्थान पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही छाए रहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, बाकी जनता जिसके अपने कष्ट और तकलीफ हैं, अगर अन्न के दाने बिखरते हैं तो केवल अन्न के दाने नहीं बिखरते, किसान की जिंदगी बिखरती है, उसके बच्चों का भविष्य बिखरता है। और जब मैं मीडिया को इस नजरिए से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सचमुच में इन समस्याओं की तरफ जितना ध्यान होना चाहिए उतना ध्यान शायद नहीं जाता। और एक बात और, मैं एक बहस छेड़ना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, फसल बीमा जैसी योजना पे, फसल बीमा योजना इसलिए कि किसान की फसलों को नुकसान हो तो उसकी भरपाई, लेकिन वो बीमा योजना को जब मैंने गहराई से देखा तो पता चला बीमा कंपनी प्रीमियम जमा करवाती है, प्रीमियम जमा करने के बाद 2.5% कमीशन भी लेती है, और प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसान को कुछ दिया ही नहीं जाए। और अगर बिल्कुल क्लेम पक्का बन जाए और मजबूर होना पड़े तो वो कहती है कि इतना प्रीमियम है इस राज्य से, हम तो 2.5% काट के केवल इतना ही देंगे, बाकी केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार देगी। तो क्या प्रीमियम बीमा कंपनियों की तिजोरी भरने के लिए है? कई तरह की डिफेक्टिव चीजें हैं जिसमें वास्तव में सुधार की जरूरत है। लेकिन ऐसे तबकों की तरफ कितना ध्यान जाता है देश का, कितना ध्यान जाता है देश का और मीडिया का, ये आज विचार करने की जरूरत है। आज महासमर की तैयारी है, चुनाव का चारों तरफ वातावरण है। मैं एक बात कई वर्षों से उठाता रहा हूं, और चूंकि यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, देश का और दुनिया का मीडिया बैठा हुआ है, हिंदुस्तान में और कोई चीज हो ना हो, 24 घंटे 7 दिन चुनाव जरूर होते रहते हैं। एक चुनाव से निपटते नहीं है कि दूसरे के लिए कमर कसना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, दिल्ली की, छत्तीसगढ़ की थकान उतरी नहीं कि अब दिल्ली के लिए चुनाव प्रारंभ हो गए। उसके पहले गुजरात के चुनाव, उसके पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, हिमाचल प्रदेश के चुनाव, उसके पहले पंजाब के चुनाव, केरल के चुनाव, और कुछ हो ना हो चुनाव 24 घंटे। मैं कई वर्षों से ये कहता रहा हूँ और मैं दोहराता रहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान में संशोधन करके सारे चुनाव, लोकसभा के, विधानसभा के, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, एक दिन में कर दिए जाएं, ताकि 4.5 साल कम से कम काम करने का वातावरण बने। नहीं तो कोई भी फैसला करने से सरकार इसलिए घबराती है कि नहीं 4-5 महीने बाद फिर चुनाव है, रहने दो, अभी मत करो, क्योंकि वोट चाहिए। और इस चुनाव के कारण करप्शन की बात आती, मैं कहता हूं, मैं जोर दे के कहता हूं कि लगातार होने वाला चुनाव और महंगा चुनाव भी करप्शन के मूल में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चुनाव होगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो पैसे चाहिए तो कौन देगा? अभी ये यक्ष प्रश्न है सचमुच में। कोई कितनी बात करता है, लेकिन क्या चुनाव में खर्चा नहीं होता? क्या चुनाव में पैसे की आवश्यकता नहीं होती? और इसलिए मुझे लगता है कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो, मध्य प्रदेश में ये प्रयोग मैं करूंगा, क्योंकि नगर पालिका, ग्राम पंचायत, मंडी, जितने भी चुनाव होते हैं एक दिन करवा लो और छुट्टी पाओ। नहीं तो लोकसभा के बाद फिर नगर पालिका के चुनाव में, फिर दूसरे राज्य के चुनाव में। और दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि अब वो दिन आ गया है कि देश का नेता, प्रधानमंत्री हो या वही हो मुख्यमंत्री, जो सचमुच में जनता का नेता है। इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। जिसके पास जनता का समर्थन है वो किसी से दबेगा नहीं, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, वो जो ठीक लगेगा वो करेगा। और इसलिए अब ये बहस का विषय हो सकता है कि एक तो 5 साल में चुनाव एक बार,
और दूसरा, विधानसभाओं का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल स्थिर कर दिया जाए 5 साल। 5 साल के पहले चुनाव होंगे ही नहीं। अगर एक बहुमत खो देता तो मिलकर सदन चले, मिलकर कोई नेता चुनो और मिलकर सरकार चलाओ। उपचुनाव की जरूरत ही नहीं है। अब पता चल रहा कि अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी हम लोगों को लोकसभा के चुनाव की तैयारी करनी। कई बार कैंडिडेट का नाम अगर ढूंढते तो कहते हैं फलाने एमएलए को लड़ा दो। अब एमएलए को लड़ाएंगे तो फिर वहाँ बाई इलेक्शन, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन की तैयारी में फिर जुटना पड़ता है। अगर बाई इलेक्शन की तैयारी में न जुटो और हार जाओ तो मीडिया कहता है जमीन खिसक गई पाँव के नीचे से। एक विधानसभा हार जाओ तो जमीन ही खिसक गई, अब सफाई देते देते मर जाओ। तो फिर हमको लगता है कि ये विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी में भी जुटो, कहीं लोकसभा का उपचुनाव हो गया उसकी तैयारी में जुटो, तो 4-6 महीने उसमें निकल जाते हैं। अब जरूरत क्या है? अगर किसी की मृत्यु हो गई हो, अगर कोई स्थान रिक्त हो गया हो, तो या तो वो पार्टी जो दूसरे नंबर पर रही हो उसको उम्मीदवार को घोषित कर दो, या वो उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहा उसको घोषित कर दो। पार्टी का नहीं हो, निर्दलीय हो तो उसको घोषित कर दो। क्या बनने बिगड़ने वाला है? एक्स जाता कि बाई जाता, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, इसलिए कोई भी उसमें से चला जाए। और तीसरी चीज, चुनाव के पैसे की व्यवस्था स्टेट फंडिंग के जरिए होना चाहिए। स्टेट फंडिंग हो, कौन सी बड़ी बात है। हमारी भारत सरकार का जो सालाना बजट है लगभग 15-20 लाख करोड़ का तो है ही, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को 5,000, 10,000, 5-10-15 हजार करोड़ की जरूरत हो तो दे दो ना, और वो चुनाव करवाए। जितनी मिनिमम आवश्यकताएं हैं राजनीतिक दलों को, आप टेलीविजन पर टाइम दे दो, आप मैनिफेस्टो छपवा दो, आप पोस्टर छपवा दो, उम्मीदवार को गाड़ी दे दो, एक मंच बना दो। आज कांग्रेस का नेता भाषण देगा, उम्मीदवार भाषण देगा, कल भाजपा का देगा, परसों सपा का देगा, बसपा का देगा, जिसका हो एक अनाउंस कर दो। और उसके अलावा कोई चुनाव में अगर खर्चा करे तो उसको अयोग्य घोषित करके चुनाव के मैदान से बाहर कर दो। क्या बिगड़ने वाला है? जब तक हम ये चुनाव सुधार ताकत से लागू नहीं करेंगे और उसके बारे में जब तक राय नहीं बनेगी, तब तक ये लगातार होने वाले चुनाव सत्यानाश करते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है इस बहस पर भी, इस विषय पर भी बहस छेड़ने की आवश्यकता है। आज मैं एक बार फिर उन सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने खोजी पत्रकारिता के कारण, और कई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर सत्य को उद्घाटित करने का काम किया है। और वास्तव में करप्शन को रोकने में अब कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस तो है, और ये चेक और बैलेंस, ये अंकुश मीडिया का अगर रहेगा तो लोग सजग बने रहेंगे। इसलिए ऐसे सारे मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। सच में आप खोजते रहिए। मैं इसलिए नहीं कि 2G खोजा उसके लिए मैं प्रसन्न हो गया, कहीं भी गड़बड़ है आप देखिए, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता इसी में है। अगर गड़बड़ होती रहेगी, जनता के हितों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, लोग जनता का पैसा खाते रहेंगे, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला, व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। बीच में जिन लोगों की चर्चा हुई, जिनको सफलता मिली, सफलता क्यों मिली? सफलता इसलिए मिली कि लोगों का विश्वास हिल रहा था, और इसलिए लोगों को अगर नई राह दिखी तो लोगों ने जाने की कोशिश की, धोखा खाया, ये अलग बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विश्वास लोकतंत्र पर जनता का बना रहे। इसलिए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी के साथ साथ मीडिया की भी भारी जबरदस्त जवाबदारी और जिम्मेदारी है। हालांकि ये जरूर है कि एक युग वो था जब स्वतंत्रता के पहले का मीडिया, जो केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ता था, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उसके बाद नवनिर्माण का एक दौर आया, पूरा मीडिया उस समय का जो था भारत के नवनिर्माण की गाथाएं और कहानियां लिखने लगा, एक वातावरण बनाने की कोशिश की। उसके बाद तीसरा दौर आया, आपातकाल लगा, तब आपातकाल के खिलाफ भी अगर सबसे सशक्त लड़ाई लड़ी तो मीडिया ने लड़ी। लेकिन आज चौथा दौर है, व्यावसायिकता का युग है। ये मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, अच्छे बहुत लोग हैं, पत्रिका जैसे अखबार और भी अनेकों मित्र जिनको हमने संपादित किया है, जिनको सम्मानित किया है, और भी कई और ऐसे समूह है जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार गहराई में जाके देखो, सचमुच में आज धीरे धीरे मीडिया पर हावी कौन हो रहा है, कब्जा किसका हो रहा है। पता चला 10 उद्योग चल रहे हैं, दूसरे कई व्यापार के काम में लगे हैं। क्या करें, उनका एक अगर चैनल हो गया या एक अखबार निकाल लिया तो आनंद हो जाएगा। फिर किस माई के लाल की हिम्मत है जो हमारी तरफ उंगली उठाए। इसलिए भाई लोग नए नए चैनल चले आ रहे हैं, नए नए अखबार निकलते चले जा रहे हैं, और उसके माध्यम से कैसे आने दो पैसा, ये भी एक बुराई पैदा हुई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हर एक समूह के बारे में बात नहीं कर रहा, पत्रिका को के बारे में मैंने पहले ही स्पष्ट किया है। लेकिन अगर केवल धनवान लोग मीडिया पे हावी हो जाएंगे,
अगर पैसे वाले सारे मीडिया चैनल्स खरीद कर रख लेंगे या नए चैनल खोल देंगे तो क्या वो पत्रकारिता निष्पक्ष होगी? ये भी एक यक्ष प्रश्न है और मीडिया ही इसका उत्तर दे सकता है। प्रामाणिकता के साथ काम करने वाले, ईमानदारी के साथ काम करने वाले, जिनके लिए पत्रकारिता धन कमाने का जरिया नहीं है, एक फर्ज है, एक कर्तव्य है, एक धर्म है, एक अंदर की आग है जो सच को सामने लाके मानवता की, देश की और समाज की सेवा करना चाहते हैं, वही इसको बचा सकते हैं। और इसलिए इस युग में ऐसे अखबारों को मैं सलाम करता हूं जो अपनी राह पे चल रहे हैं, सचमुच में जो पत्रकारिता की राह है पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ। एक बार फिर अपने उन सभी मित्रों को जिनको हमने सम्मानित किया है, मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।